नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मुद्दे की बात में हम उठाते हैं कोई खास मुद्दा जिस पर चर्चा करते हैं और ये हमारा जो टॉपिक होता है वो वास्तविक खबरों को लेकर के होता है। आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे। योगी जी ने जो संदेश दिया है कि शिक्षा पर निवेश वो देश को बढ़ाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें मोदी जी कहते हैं और उन्होंने काम भी किया है, 12 लाख करोड़ रुपया पर ईयर उसमें खर्च किया है। तो सड़कें हमारे शरीर की धमनियां होती हैं और वो धमनियां जब चलती हैं तो पूरा शरीर अच्छे से चलता है। लेकिन शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा अगर लोगों को मिलती है तो वो एजुकेट होता है और वो अपना परिवार का, अपना प्रदेश का, पूरे देश को चलाता है, पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और यही कारण है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो गुर्राता है। और नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि अगर आपको पूरे विश्व की तस्वीर और तकदीर बदलनी है तो आपको शिक्षा पर जोर देना होगा। यही कारण है कि विश्व के तमाम देश शिक्षा पर हैवी निवेश करते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो या जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने शिक्षा को अपना असली हथियार बनाया और उनके यहाँ के लोग पढ़े लिखे। हमारे यहाँ भी शिक्षा पर जोर दिया गया, लेकिन वो रफ्तार नहीं पकड़ पाए जो रफ्तार पकड़नी चाहिए थे। अब योगी जी ने कहा है कि शिक्षा पर निवेश प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। क्या वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं कि जब अब तक क्यों नहीं निवेश किया गया। और जो NEP की बात करें, NEP में ये पॉलिसी की गई थी, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सिफारिश की गई थी कि कम से कम GDP का 6% खर्च होना चाहिए। लेकिन आज भी हम देश की बात करें तो 4% मात्र खर्च कर पा रहे हैं और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी 3.5% खर्च कर पा रहे हैं। तो ये हम NEP अपने देश की पॉलिसी को क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये सवाल खड़े करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में हम 200 देशों की बात करें तो हमारा देश विश्व में 60वें नंबर से लेकर के 70वें नंबर पर आता है शिक्षा के मामले पर, इन्वेस्टमेंट के मामले पर और बाकी चीज़ों के मामले पर। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी जी ने एक बड़ी पहल कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि शिक्षा एक वो माध्यम है जो पूरे देश को और प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा और विश्व में एक अलग छाप छोड़ेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम मुद्दे की बात शुरू करें, हम योगी जी का वो बयान शुरू आपको सुनवा देते हैं जो उन्होंने युवाओं के समक्ष कहा था। शिक्षा की उपेक्षा हुई। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको भेद इससे देखते थे। आज मैं मानता हूं पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया है, अब कोई आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुना आपने, योगी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा पर किया हुआ निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता और शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। शुरू में लगता नहीं है, लेकिन जो माँ बाप शिक्षा पर खर्च करते हैं, अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाने के लिए शिक्षा पर पैसा लगाते हैं, वो बाद में उनको फलीभूत होता है और वो शानदार उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। और इसीलिए यही कहा गया है कि चाहे जितने भी देश, विश्व के जितने भी बड़े हम बात करें दार्शनिक हो, अरस्तु हो, कौटिल्य हो, सभी ने शिक्षा पर
भरपूर जोर दिया है, क्योंकि शिक्षा वो चीज है कि अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपको अगर जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वहां भी आप रास्ता बना लेते हैं। एक पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन पैसे से आप वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, ये अलग बात है। आज पैसे की अहमियत काफी बढ़ गई है और लोग पैसे के बल पर इंटेलेक्चुअल्स को खरीद लेते हैं, बुद्धि खरीद लेते हैं। लेकिन एक कहावत कही गई है कि ना चौरी चौर्यम ना राजा छिनंती, यानी कि शिक्षा वो चीज है जो राजा इसको चुरा नहीं सकता है और चोर इसको चुरा नहीं सकता है, यानी कि ये आपके पास ही रहेगा। लोग आपको खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो आपकी जो बुद्धि का स्केल है वो आपसे छीन नहीं सकते, आपसे चुरा नहीं सकते हैं। यही कारण है कि इंटेलेक्चुअल्स की जो का आदर है वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होता है। जहां भी पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। तो यही कारण है। और इतना ही नहीं, जो देश पढ़े लिखे हैं वो तरक्की करते हैं। आज हम चाइना की बात कर लें, हम अमेरिका की बात करें, हम जापान की बात करें, हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, सभी देश कोई 14% खर्च कर रहा है तो कोई 8% खर्च कर रहा है तो कोई 6% खर्च कर रहा है। ज्यादातर देश 6 से 8% अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो अब पहले 2.5 से 3% खर्च होता था, अभी 4% खर्च हो रहा है। हम जी इस बीच हम आपको अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, संघ के विचारक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले संघ विचारक अनिल सिन्हा जी के पास चलते हैं। अनिल सिन्हा जी, इस बात में कोई शक नहीं है, योगी जी ने जो बात कही वो बड़ी शानदार कही कि शिक्षा में निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता और वो हमेशा फलदायी होता है। क्या कहेंगे इसको? और लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में इस जो प्राथमिक स्कूल हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं और हायर एजुकेशन की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि युवा उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे अशोक सिन्हा जी आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय तक अभी जो जनता का मन है कि वह स्कूल कॉलेजों पर बच्चों को छोड़ करके और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत विकास करेगा, बहुत आगे पढ़ के निकलेगा। परंतु कुल मिलाकर के जो समस्या आ रही है कि शिक्षा से निकल क्या रहा है, धनार्जन करने के लिए कुबेर का यांत्रिक अवतार निकल रहा है। गीता, गौ, गाय, तुलसी, रामायण, महाभारत ये सब विस्मृत हो गए और संघ का विचार है कि शिक्षा शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करने से ही समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि समाज को शिक्षकों के गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। सरकार को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जो स्कूल बने हुए हैं, जो कॉलेज हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और इनकी कड़ाई से सुपरविजन करें कि क्या निकल रहा है इनसे, है ना। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। तो ये जो समस्या आई है हमारे सामने, इस समस्या के हल के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए हैं। 64 में कोठारी कमीशन बना, 86 में राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी, 87-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला, इसके बाद 95 में पौष्टिक आहार योजना चली, सबको शिक्षा योजना 2000 में चली और 2001 में राइट टू एजुकेशन एक्ट ला। ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहे और इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला कि शिक्षा से कुछ हम हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, मास्टरों को हमने और कामों में लगा दिया। अशोक, बिल्कुल आपने आपका आखिरी सेंटेंस बहुत शानदार है अशोक जी, आपका आखिरी सेंटेंस बहुत शानदार है कि हम लोगों ने शिक्षकों को दूसरी जगह पर लगा दिया, शिक्षा के काम से हटा करके दूसरे कामों में लगा दिया। अब चूंकि आप संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, एक सवाल बनता है और एक सवाल लेकर के हम आगे बढ़ेंगे।
सवाल यह कि संघ क्या सोचता है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि संघ ने धर्म को आगे बढ़ाने का तो बहुत काम किया और 100 साल की जो उनकी यात्रा है उसमें उन्होंने उसको पूरा भी किया, लेकिन शिक्षा को लेकर के क्या है आपके टारगेट और क्या है आपका उद्देश्य? ज्ञान के आधार पर उसकी नीति बननी चाहिए जी। ज्ञान और तर्क अगर नहीं होगा तो शिक्षा अपना स्वर नहीं साध सकेगी। दूसरा ये आया है कि शिक्षा का जो 4 स्तरीय ढांचा बना है, फाउंडेशन, मिडिल, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति में बनाया गया है, इसमें जो 4 बातों पे ज्यादा जोर दिया गया है कि सबको शिक्षा, एक्सप्रेस और इसके एक्सेस, इसके बाद इक्वलिटी, सभी की भागीदारी उसमें होना चाहिए, फिर क्वालिटी, शिक्षा की गुणवत्ता, और चौथा इन्होंने दिया है अफोर्डेबिलिटी, यानी किफायती शिक्षा हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चारों चीज हो रही है? अकाउंटेबिलिटी भी तय की है। आपका सरकार पे पूरा वर्चस्व है, मैं आपके पास आऊंगा। आप पर सरकार का पूरा वर्चस्व है, आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताइए कि क्या ये जो चारों चीज आपने गिनाई इनका अनुपालन हो रहा है? मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। हमारे साथ में अनिल विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद जी हैं, शिक्षाविद हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है? इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि और एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसमें कहा गया है कि शिक्षा पर 6% कम से कम जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए। आपकी पहली राय, आपका पहला कमेंट। जी प्रदीप जी, एक तो आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने हमको ये अवसर दिया। निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है, मंशा तो ठीक लगती है कि 6% उस पर जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन को देखें और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को देखें तो जमीन आसमान का अंतर लगता है। वहीं अगर हम केंद्रीय जो विद्यालय हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, उनकी व्यवस्था को और बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश का देखें या अन्य प्रदेशों का देखें तो जमीन आसमान का अंतर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। दूसरी तरफ जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय चलते हैं, उसमें सभी परिवार से बच्चे आते हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो निम्नतर अक्षर के बच्चे आते हैं, आर्थिक रूप से जो बहुत ही मतलब जिनके लिए खाने पीने की एक बड़ी समस्या है, वो बच्चे ही आ पाते हैं। तो जो मिसलेनियस फैमिली से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बहुत जब निचले तबके से बच्चे आ रहे हैं जिनके लिए जीवन यापन भोजन ही मुख्य है, तो वो भी एक समस्या है। दूसरा, शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन के अलावा अन्य अनेक कार्यों में लगाया जा रहा है। नहीं, इसकी वजह से जो एक बड़ी बाधा पहुंच रही है, बात है, वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि शिक्षकों को तमाम अन्य कामों में लगा दिया है। हमारे साथ में जो अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आरएसएस के संघ के समर्थक हैं, वो भी इस बात को कह रहे थे कि शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा तमाम दूसरे कामों में लगा दिया गया है। ये समस्या तो है, लेकिन समस्या ये भी कि एक तो समानुपात में शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। 2017 के बाद भर्ती नहीं की गई, लगातार 15,000 16,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, 1 टीचर 2 टीचर के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। तो हम कैसे शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें जहाँ टीचर ही नहीं है? 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर 1 टीचर होगा या 2 टीचर होगा तो कैसे वो 6 से 8 तक के बच्चों को या 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा लेगा? तो सरकारों का ध्यान जितना वोट बैंक की तरफ है, उतना अगर शिक्षा के बजट को बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर लागू किया जाए, ठीक है अनिल जी, ठीक है सरकार को मैं अनिल जी, ठीक है, आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ दूसरे भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव उपाध्याय जी, बसपा के नेता है, आपकी भी सरकार रही, बहुमत की सरकार रही 2007 से लेकर के 2012 तक। क्या किया आपने? क्यों शिक्षा पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया और क्यों नहीं बढ़ा पाए आप लोगों को? जबकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। आपके पास बढ़िया मौका था। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं यही चीज जो आप शब्द अभी बोले हैं वही मैं कहने वाला था, और अशोक जी की बातें सुन रहा था। अशोक जी असंतुष्ट हैं, सरकार की कार्यकलापों से असंतुष्ट हैं,
बातों से तो यही लगा, सिन्हा जी की बातों से। दूसरा चीज ये कह लेंगे कि 2007 से 12 के बीच में जो बहन जी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आपको बता दें कि 200 के आसपास उन्होंने इंटर कॉलेजों का 75 जिलों में निर्माण कराया। 7 से 12 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। और कई विश्वविद्यालय जो बाबा साहब के नाम से, रमाबाई अंबेडकर के नाम से, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर काम किया तो आप 2007 से 12 के बीच में बहन जी के कार्यकलाप को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। छुपा कुछ नहीं है, आजकल गूगल का जमाना है, छुपा कुछ नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज को देखा जा सकता है और योजनाओं को धरती पे ले जाने का, देखिए यो आज हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम निवेश करना चाह रहे हैं और बाहर से भी निवेश मांग रहे हैं। इस निवेश को मांग करके और उन विद्यालयों तक या उन जनपदों तक, निचले स्तर तक, बच्चों तक, शिक्षकों तक पहुंचाना सरकार का योजना का एक कड़ी होता है। और सरकार की योजना की वो कड़ी ही फेलियर है। आपने आज एक न्यूज पढ़ा होगा कि कोई ARTO पकड़ा गया ललित कुमार करके, उसका विजिलेंस के नहीं उस पर राजू उपाध्याय जी, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा पर ही रहते हैं, करप्शन की बात बाद में कर लेते हैं। करप्शन पर बहुत चर्चा होती है। देखिए लखनऊ में योजनाओं की फाइल बाबा जी ने बनवाया और बनवाने के बाद वो बलिया जनपद तक नहीं पहुंच पाई, वो कानपुर जनपद तक योजनाएं। देखिए राजू जी, आप हमारे साथ लंबे समय तक डिबेट में जुड़े रहे हैं और आपको पता है कि हम मुद्दे की ही बात करते हैं। आज हमारा मुद्दा है शिक्षा पर, हम इसी पर फोकस करेंगे। आपके पास दोबारा से आएंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आएंगे मूलभूत पे आते हैं। अरे आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। अभी जरा और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार में PWD मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी। धन्यवाद। अखिलेश, उससे पहले अखिलेश पति त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और पूर्व विधायक भी हैं। अखिलेश जी, केजरीवाल जी लगातार कहते रहे कि 25% खर्च करना चाहिए एजुकेशन पर, जबकि विश्व का बड़ा से बड़ा देश 15% से ज्यादा खर्च नहीं करता है, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। आपने कहा तो जरूर, लेकिन वो कर नहीं पाए क्या? राजनीति के केंद्र का विषय बनाने के लिए सबसे पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी के पहले कभी भी राजनीति में शिक्षा एक कभी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विषय नहीं होता था, लोगों के लिए विषय नहीं होता था। उसको एक विषय बनाया अरविंद केजरीवाल ने। और अभी चर्चा हो रही थी कि तमाम प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि योगी जी ने ये कह दिया, योगी जी ने वो कह दिया है। हुजूर बहुत देर कर दिया आते आते, शुक्र है कि आए तो सही। वो काम जो आज ये कहना शुरू किए हैं, उसको 2013 से हमारी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी ने एक संकल्प लिया और ये दिखाया कि अगर सरकारों में ईमानदार इच्छा शक्ति हो, देश को आगे बढ़ाने की शिक्षा एक इच्छा शक्ति हो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पहला एक उन्होंने नारा दिया कि शिक्षा सबसे मूलभूत चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। उस शिक्षा के शेर के दूध को, शेरनी के दूध से पूरे देश को दूर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सरकार, लगभग 21 राज्यों में सरकार है इनकी और केंद्र की सरकार है। आपको डाटा बताना चाहता हूं, केंद्र की सरकार तमाम सिफारिशों के बावजूद कि 6% खर्च करना चाहिए शिक्षा पे, आज तक 1.3% से ज्यादा शिक्षा पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। एक जी, तो यानी कि नियत नहीं है लोगों को शेरनी का दूध मिले जी, बाबा साहब का सपना पूरा हो। दूसरा, हमारी सरकार दिल्ली में बनी, हमने 25% अपने कुल बजट का, अपने 25% से ज्यादा अपने बजट का शिक्षा पर खर्च किया और उस खर्च का परिणाम लोगों को देखने को मिला कि भारत सरकार का नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पूरे इंडिया में शिक्षा में 75% से ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया। और उस खर्च का परिणाम लोगों को देखने को मिला कि भारत सरकार का नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पूरे इंडिया में शिक्षा में 75% से ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया। और उस खर्च का परिणाम लोगों को देखने को मिला कि भारत सरकार का नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पूरे इंडिया में शिक्षा में
सबसे बेहतर काम करने का जो है रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली का सरकार का है। और अगर भारत सरकार को किसी विदेशी शासक को दिखाना पड़ा कोई शिक्षा का मंदिर स्कूल जी, तो वो मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। अब वो आप है अमेरिका ये की बात पहली ठीक है। राष्ट्रपति आई आप और अखिलेश वो त्रिपाठी देखने के जी, लिए आई आपकी ये हमारे बात ठीक स्कूलों है, को, और ठीक उन्होंने है। कहा कि शानदार काम हुआ ठीक है अखिलेश जी, आज आपकी बात ये पंजाब में ठीक आप देख है लीजिए कि विदेश से जब लोग आए थे, उनकी पत्नी आई थी, तो वो आपके स्कूल को दिखाने के लिए ले गए थे। आपके पास दोबारा से आएंगे। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, बाकी लोग भी चर्चा में उनको भी शामिल कर लेते हैं। आयोग ने बताया है, अरे सुन लीजिए अखिलेश त्रिपाठी जी, नंबर पे हमारी अखिलेश त्रिपाठी जी, आपकी बात हो गई है, आपको दोबारा से चर्चा में शामिल करेंगे। पहले और लोग हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अमित जमई जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के पास चलूंगा। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप तो प्रदेश में मंत्री भी रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे, क्या कारण है कि प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था सुधरती नहीं है? पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी जी, मेरी आवाज? अच्छा, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। अच्छा। मेरा कहना यह है कि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, योगी जी ने जो कहा है, माननीय योगी जी का कहने का अर्थ यही था कि हमको शिक्षा में ज्यादा ज्यादा निवेश करना है ताकि हमारे लोग शिक्षित हो सके और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। जी, आप जानते ही हैं कि इस समय विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सब अपने भारतीय ही हैं, इसलिए कि उच्च शिक्षित हैं और यहाँ के आईआईटी और आईआईएम से शिक्षा प्राप्त करके ही गए हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता कम नहीं। जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात अभी लोग कर रहे थे, आप किसी गांव में चले जाएं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सबका कायाकल्प कर दिया गया है, चाहे उनके भवन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो। मोदी जी, इन्होंने योगी जी महाराज ने जड़ से मैंने नीचे से सब कामों को ठीक करने का प्रयास किया है। स्कूलों में जो अध्यापक है उनकी भर्तियां भी की गई हैं ताकि पढ़े लिखे अध्यापक अच्छी क्वालिफिकेशन के सब विद्यालयों को उपलब्ध हो सके और टीचर टाट रेशियो भी सुधारा गया है जी। तो प्रत्येक फ्रंट पर वो काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जब अंदर से भावना तभी होती है जब आदमी कुछ करना चाहता है। इसीलिए वो बोले, कल चित्रकूट से ही बोल रहे थे, मैं यहाँ पे था और उनकी सभा में भी था, तो वो उनके अंदर से भावना है कि हमको विद्यालयों को और शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था को उनका उन्नयन करना है और लगे भी हैं, इसीलिए उन्होंने बात कही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन सर सवाल ये उठता है ना, सवाल आपने ठीक कहा कि स्कूल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इन्वेस्टमेंट है एनईपी का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से 6% खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम 2.5 से 3.5% ही खर्च कर पा रहे हैं कुल। जी, ऐसा है कि अब पहले से बढ़ा है, अभी और बढ़ाएंगे, 6% तक धीरे धीरे सरकार ले जाएगी। जी, नहीं, दूसरी बड़ी बात यह था ना, एक सवाल महत्वपूर्ण यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक ही किताब होनी चाहिए और एक ही स्कूल में सबके बच्चे पढ़ने चाहिए, चाहे वो आईएएस का बच्चा हो, चाहे वो मंत्री का बच्चा हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ अलग अलग व्यवस्था है। प्राथमिक स्कूल में वो गरीब गुर्गे के बच्चे पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, और जो प्राइवेट स्कूल है जिनकी लाखों रुपए की फीस है, वहां पर मंत्री और अधिकारियों और बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये असमानता, इसको ये कैसे दूर होगी, समानता कैसे आएगी सर? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अभी व्यवस्था एक नहीं हुई है, लेकिन मुझे आशा है कि धीरे धीरे करके सरकार इसको एकीकरण के लिए प्रयास करेगी और ये सबकी व्यवस्था समान हो जाएगी। अभी आज तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2-3 प्रकार की पद्धतियां हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे इसको ठीक करेगी। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे इसको ठीक करेगी, लेकिन सवाल ये कि 9 साल बीत चुके हैं, अब मात्र 1 साल बचा है। हजूर जागे हैं और कह रहे हैं कि हम अभी सोचेंगे। ना, अरे ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं। अमित जमई जी के पास चलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अमित जमई जी, क्या कहेंगे आप? चलिए, अमित जमई जी का शायद तकनीकी दिक्कत है, वो हमारे साथ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम वापस उनके पास चलेंगे। लेकिन अशोक सिन्हा जी के पास चलते हैं। अशोक सिन्हा जी, सवाल यह है ना कि एक तो ये शिक्षा में असमानता, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट। मैं फिर से आपसे कहूंगा, आरएसएस जिस काम को साध लेता है वो पूरा कर लेता है, शिक्षा पर उतना जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है?
किया गया है। लगभग 4 दशकों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन थे उनके सुझाव पर जी। लागू की गई 2020 में। जी जी। और ये शिक्षा नीति की जो 10 खास बातें हैं, पहली बात तो कि संघ ये चाहता है कि शिक्षा का जो आधार हो वो भारतीयता हो और स्तर शिक्षा का जो स्तर हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। ये 2 बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। बदलाव के लिए सरकार ने यह दिखाया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे पास है और साथ में उन्होंने नेशनल वैल्यूज के साथ लक्ष्य तय कर दिया है कि नेशनल वैल्यू के साथ ही हमारी शिक्षा नीति चलेगी। नहीं स्किल पर ज्यादा फोकस किया गया है। अशोक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सुनिए इस पर फोकस अशोक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सृजनहीन ना हो, में बहुत जोर दिया गया ठीक है, सृजनहीन ना हो। तो एक मिनट सवाल सुन लीजिए सर। सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ के बहुत पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाकर के झंडे गाड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पूरे विश्व में झंडा गाड़ा है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारा रिसर्च एंड डिजाइन पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, हमारा एजुकेशन पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है जितना विश्व के बाकी देश करते हैं। नॉर्थ कोरिया 15% करीब इन्वेस्ट करता है, अमेरिका सबसे ज्यादा डॉलर इन्वेस्ट करता है, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, आज वो विकसित देशों में आ रहे हैं। लेकिन हम 67 सालों में कहां खड़े हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति में शोध और शिक्षा के मध्य के अंतर को वो समान बना दिया गया है। शिक्षा और शोध का अंतर जो होगा इसके मध्य में वो समान होगा। इसके अलावा बदलते दौर में 10+2 के आगे शिक्षा निकल करके हाउ टू थिंक, इस पर जोर दिया जा रहा है कि हम विद्यार्थी सोचे कैसे। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर हमको ध्यान देना चाहिए? अशोक जी आपको क्या लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित। पहले भी शिक्षा पर सेस लगा करके शिक्षा के खर्च को बढ़ाया गया था और मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा पर अधिक इन्वेस्टमेंट करने से जो विकसित भारत का लक्ष्य 1947 बनाया गया है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम शिक्षा पर अपने खर्च को 12% से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये सीखेंगे तो देश सीखेगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 12% जब होगा तब हम विश्व में अपना झंडा गाड़ पाएंगे। और अभी हम लोग विश्व में 60वें नंबर पर आते हैं। हम जीडीपी के हिसाब से तो 5वें नंबर और 6ठे नंबर की जीडीपी बन गए। लेकिन शिक्षा, अनफॉर्चुनेट ये है कि शिक्षा का जब नंबर आता है तो हम विश्व के 60वें नंबर या 70वें नंबर पर आते हैं। और दूसरी बड़ा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो आईएम्स हैं, वो विश्व की रैंकिंग में 100 यूनिवर्सिटीज में कहीं नहीं ठहरते हैं। टी राम राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। टी राम राजू जी बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए क्या राय है आपकी शिक्षा को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। जी, और आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो जी जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या सर? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हम ये कह रहे सर, जो आज देश के अंदर नेताओं की इच्छा शक्ति में जो कमी है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से गायों को चारा लेने के लिए लगा दिया जाता है शिक्षकों को इस सरकार में, तो कहीं ना कहीं उसकी कथनी और करनी में लगातार अंतर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जिस तरीके से एनसीआरबी का डेटा जो कह रहा है कि जो क्राइम रेशियो लगातार बढ़ रहा है, रेप, बलात्कार, तो कहीं ना कहीं इच्छा और जो क्राइम है एक दूसरे का पहलू है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। अब जब तक एक देश में जब तक एक राष्ट्र एक समान शिक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है ये एक पूरा कागज होगा। चुनाव आएगा और नेता आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब तक शक्ति नहीं होगी, जब तक विल पावर नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो देश के हालात हैं बदलने वाले हैं। कि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से राजस्थान में एक बच्चा जो है पानी मटके से निकाल के पीता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ अमानवीय बर्बरता होती है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, जब जाति, पंथ और मजहब, धर्म में बटे रहेंगे तब तक वो नहीं संभव होगा। क्योंकि अगर हमको सीखना है तो विकसित जो देश हैं उनकी जो शिक्षा नीति है, उन्होंने शिक्षा और हेल्थ को बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ की बात की है। जब तक हम फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ की बात नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की जो बयानबाजी है वो लफाजी के तौर पे तय होगी। और आपराधिकरण की जो प्रोसेस है
तो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में से है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कह रहे हैं राजू जी आपने। शिक्षा को क्राइम से जोड़ा है कि क्राइम तभी बढ़ता है जब शिक्षा में कमी होती है। हम जरा चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के पास चलेंगे। सर, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसको बढ़ाने के लिए कुछ काम करेंगे? आप सरकार को कोई सुझाव देंगे क्या? इस बात पर विचार कर रही है। इससे भी माननीय मोदी जी ने भी जो नई शिक्षा नीति लागू की, उसका उद्देश्य यही था कि लड़के अपनी मातृभाषा में सीखें। स्किल पे बड़ा जोर दिया गया है। और जहां तक क्राइम की बात है, शिक्षा से मैं नहीं मानता इसका बहुत रिश्ता है, क्योंकि जितने आतंकवादी हैं, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, कोई सब बड़े हाईली क्वालिफाइड थे। अमेरिका में भी बच्चे जाते हैं, ऐसे बंदूक चलाते हैं, तमाम मर्डर कर देते हैं, कई लोग मर जाते हैं क्लासरूम में। तो वो कोई बहुत मतलब नहीं, तो संस्कारों की बात है। लेकिन फिर भी आपने जो डिबेट इसमें रखी, मैं इसमें आपको धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा जैसे विषय पर आपने रखा है, और सरकार हमारी चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि हमारा देश जो परम वैभव को तभी प्राप्त करेगा जब यहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे। क्वालिटेटिव जो गुणात्मक शिक्षा है उसको प्राप्त करेंगे, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, सब में हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हम विश्व में विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो उस ओर निश्चित प्रयास हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, आप सब बिल्कुल ठीक करें, लेकिन सवाल यह है ना कि जब तक हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हम जब आप 12% की बात कर रहे हैं, हम अभी तक 4% पर भी नहीं पहुंचे हैं। जब तक हम पैसे पर खर्च ज्यादा नहीं करेंगे, आप देखिए सड़कों पर खर्च किया गया, आज पूरे देश में सड़कें चमक रही हैं। और लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब जरूरत आ गई है कि अब शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाए? करेगी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि सरकार ने काफी ठीक किया है, इस ओर भी सरकार का ध्यान है। इसलिए मैंने बताया कि कायाकल्प पे जैसी योजना ला करके प्राइमरी स्कूलों को ठीक कराया। और जहाँ तक और हायर एजुकेशन की बात है या स्पेशल एजुकेशन की बात है, उस सब में भी सरकार करेगी और निश्चित रूप से अच्छा करेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप बने रहिए सर हमारे साथ में। अनिल विश्वकर्मा जी का रुख करते हैं। अनिल जी, क्या लगता है कि चाइना हमसे 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ था? हम 1947 में स्वतंत्र हुए और चाइना 49 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन चाइना आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एजुकेशन के मामले में भी काफी आगे है। वहां पर उसकी यूनिवर्सिटी छाई रहती हैं और हम कहीं नहीं टिकते हैं। कहाँ रह गई ये कमी, और क्या लगता है कि शुरू से ही इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो? से यहाँ एक शिक्षा एक व्यवस्था नहीं है जी। गरीबों के लिए अलग व्यवस्था, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था। एक तरफ पैरेलल 5 स्टार होटल जैसे शैक्षिक संस्थान प्राइवेट चल रहे हैं जी। अगर सरकार, किसी भी सरकार की, आज की वर्तमान सरकार की बात नहीं करता, जो पहले सरकारें उन्होंने कभी बेसिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया। भाई एक राष्ट्र एक निशान एक संविधान की बात होती है, एक शिक्षा की बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल बड़ी बात है। अगर उस शिक्षा को अलग कर दें, प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन जब हमारे ये मौलिक अधिकार है तो बेसिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ला करके क्यों नहीं प्राइवेट संस्थाओं को बंद किया जाता? प्राइमरी से लेकर के कम से कम इंटरमीडिएट तक जो सरकार की ये नीति है कि उनको शिक्षा दिया जाए, तो क्यों ना उनको सरकारी व्यवस्था के तहत शिक्षा दिया जाए। लेकिन अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप भी शिक्षाविद हैं, आप भी पढ़ाते हैं और स्टेट का लोकतंत्र है। नहीं, अनिल जी, सवाल ये है, आप भी शिक्षाविद हैं, आप भी पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेकिन शिक्षकों की जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक तो खूब मारामारी करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी लग जाती है उसके बाद से फिर वो पढ़ाई पर, लोगों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक बड़ा आरोप है। मुझे नहीं लगता कि बेसिक शिक्षा में कोई बहुत गुणात्मक सुधार हो जाएगा, क्योंकि जो जिन घरों से बच्चे आ रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, ड्रॉप आउट थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न होता है। जब आलू की खुदाई होती तो आलू बिनने चले जाते हैं, मटर की चुड़ाई होती मटर तोड़ने चले जाते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक तो 2 टीचर हैं, एक टीचर हैं, एक टीचर को सरकारी तंत्र में जो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, जो खाना बनवाने का उसी में लगा रह जाता है। तो 2017 के बाद से
बेसिक एजुकेशन में कोई भर्ती नहीं की गई। जी तो शिक्षकों की भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है। उनकी जो सामग्री है, पाठ सामग्री है, वह समय से नहीं पहुंच पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखिए डेवलप देखिए अनिल विश्वकर्मा जी, ये आरोप और प्रत्यारोप तो हमेशा चलते रहेंगे कि समय पर कोई काम नहीं होता है। हमें समग्रता में देखना पड़ेगा अनिल विश्वकर्मा जी, हमें समग्रता में देखना पड़ेगा कि हम शिक्षा में कहाँ पीछे रह गए। हम आजादी के 67 साल बाद भी, अनिल विश्वकर्मा जी सवाल सुन लीजिए, हमें समग्रता में देखना होगा कि हम शिक्षा में कहां पीछे रह गए। आजादी के 67 साल बाद तमाम सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, लेकिन शिक्षा का वो स्तर ऊंचा नहीं उठ पाया। समग्रता में बताइए, छोटे छोटे मुद्दों में हम नहीं पढ़ते हैं। जी बताइए। जी, जब तक नेताओं के विद्यालय चलते रहेंगे, जब तक नेताओं के विद्यालय चलेंगे, प्राइवेट संस्थान चलेंगे, जी तब तक ये शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। सबसे जरूरी है कि नेताओं के विद्यालय बंद किए जाएं। जी ये बड़ी बात है, क्योंकि एक एक नेता के 36 डिग्री कॉलेज हैं और वो सभी के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं, पैसे दूने का जो साधन है वो सारे नेताओं के ही कॉलेज हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ प्रदीप जी, विश्वकर्मा जी की बातों से बहुत सहमत हूँ जी कि ये पैटर्न रहा देश में कि जितने भी शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा के प्राइवेट स्कूलों के समर्थक हैं, वो सारे के सारे लोग पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पे हैं जी। और यही कारण है कि लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 27,000 स्कूल प्राइमरी बंद कर दिए गए। अशोक जी बोल रहे थे या बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको ये ध्यान नहीं है कि 27,000 स्कूल इन्हीं के सरकार में बंद कर दिए गए। 10,000 स्कूल इनके सरकार में ऐसे हैं जो एक शिक्षक के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने बताया कि अगर ईमानदार नहीं, लेकिन अगर आपने आमूलचूल परिवर्तन किया था तो दिल्ली से आपकी सरकार क्यों उड़ गई, क्यों चली गई? पहले क्या आप लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए क्या? दीजिए जी प्रदीप जी, सुनिए पहले जी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये तय किया कि अगर एक ईमानदार नियत की सरकार हो तो सरकारी स्कूलों को ठीक किया जा सकता है और हमारा मूल्यांकन सीबीएसई करता है। सीबीएसई ने बताया कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से 20% बेहतर आया है और लगातार 5 सालों तक बेहतर आता रहा। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए कि आज नीति आयोग ने कहा है जी कि 27वें नंबर पर जो पंजाब था शिक्षा में, जब हमारी सरकार नहीं थी तो 27वें नंबर पर शिक्षा थी। आज वो पंजाब मेहनत करके पूरे भारत में नंबर 1 पर पहुंचने का काम कर दिया शिक्षा में। तो ये ईमानदार यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। अखिलेश त्रिपाठी जी, आपने पूछ रहे थे सरकारी, अखिलेश त्रिपाठी जी सवाल सुनिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए दिल्ली में या पंजाब में, जहां पर आपकी सरकारें हैं रही हैं, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसने विश्व में कोई रैंकिंग हासिल की हो। मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा आपने पूछा जी। DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल कर लीजिएगा जी। पहला प्रदेश सरकार की, किसी प्रदेश सरकार का पहला विश्वविद्यालय था जिसको पूरे दुनिया के टॉप 100 जो विश्वविद्यालयों में जगह मिला। उसके साथ साथ नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी NSUT, उसको भी टॉप 100 में जगह मिला। दिल्ली सरकार के IP यूनिवर्सिटी गुरु इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करते हैं? सुन लीजिए, जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करते हैं पंजाब में, जरा वो भी आंकड़ा बता दीजिए। देखिए हमारी सरकार पंजाब में अपने कुल बजट का तकरीबन 15 से 16% आज शिक्षा पे खर्च कर रही है। दिल्ली में हमारी सरकार जब तक रही 25% से ज्यादा खर्च हमने शिक्षा पे किया है। हम जानते हैं कि भारत के बच्चे जो हैं आने वाले भारत के भविष्य हैं और कोई सरकार भला भारत के भविष्य के प्रति इतना उदासीन हो सकता है? हमारी सरकार ने
भारत के भविष्य को बनाने के लिए नहीं ये शिक्षा बात को ठीक है चमकाने का कि काम देखिए किया है। आपके और अखिलेशपति आज त्रिपाठी मैं जी, एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी एक बात सरकारी अच्छी है स्कूल खराब कि क्यों है? आपके आज नेता सरकारी स्कूल खराब क्यों है? IRS है, बताना पढ़े चाहूंगा लिखे हैं और शिक्षा पर मिनट। लगातार जोर दे रहे थे। 25% अभी आपने कहा तक कि शिक्षक GDP शिक्षक का काम नहीं इन्वेस्टमेंट करते करने की सरकारी। बात कर रहे थे। ऐसा आऊंगा नहीं है। अखिलेशपति त्रिपाठी सरकारी जी। शिक्षक खूब काम करते हैं। हाँ आऊंगा आपके सरकारी पास, शिक्षक रुकिए खूब तो भाई, काम करते हैं। बाकी सरकार लोग भी है, ने हमारे उनको पास समय का संसाधन अभाव भी है। दिया। आऊंगा आपके पास। एक शिक्षकों पर 5-5 क्लास की जिम्मेदारी छोड़ दी। ठीक है। सरकार नकारा है। जी। सरकार नकारापन छोड़ेगी तो दिल्ली और पंजाब की तरह शिक्षा व्यवस्था को शानदार किया जा ठीक सकता है, ठीक है। वही सरकारी स्कूल के शिक्षक ठीक है। जो सबसे टॉप होते हैं एकेडमिक्स में, जी। वो शिक्षा व्यवस्था में आते हैं। उनको बजट नहीं दे करके, उनको अन्य कामों में लगा करके, अरे ठीक है भाई, पढ़ाई ये के छोटी-छोटी सुख बातों पर नहीं जाते हैं अखिलेशपति त्रिपाठी इसलिए जी। शिक्षा व्यवस्था बड़े समग्रता में देखते हैं, बड़े उसमें देखते हैं, बड़े फलक पर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं कि उनके दूसरे काम में लगा देते हैं। आपके पास आएंगे दोबारा से। हमारे शिक्षक जरा बहुत अच्छे हैं। अशोक सिन्हा जी के पास चलते हैं। अशोक सिन्हा जी, नकारापन की वजह से ठीक है। शिक्षा अरे व्यवस्था का अखिलेश जी, बेड़ा ठीक है हुआ ठीक है ठीक है, आएंगे आपके पास। अशोक सिन्हा जी, अनिल विश्वकर्मा जी ने एक शानदार बात उठाई कि जिस तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन की बात चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन हॉस्पिटल की बात चल रही है, वन मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है और ODOP की बात चल रही है, क्यों नहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं चलती है? देखिए, हम शिक्षा जगत में हम प्रयोग करके और एक मापदंड हमने स्थापित किया है। हमारे स्वयंसेवकों ने संघ के एक समवैचारिक संगठन के रूप में विद्या भारती विद्यालय चला रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से पूरे देश में ये विद्यालय संचालित हैं जी। और इसमें हमने सस्ती शिक्षा, सस्ती फीस रख करके गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का एक प्रतिमान स्थापित किया है। बाकी जितने लोग कह रहे हैं, मैं नहीं उनसे सर, आपकी देश में आपकी 21 राज्यों में सरकारें हैं, संघ अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हर फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देश में 21 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। वन नेशन वन एजुकेशन पर क्या कोई कदम उठाएंगे? अखिलेश जी, आ रहा हूं आपके पास। जी, एक राज्य प्राइवेट लोगों का प्राइवेट स्कूल खुलवाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, तभी तो RSS का स्कूल चलेगा। ख्याल आ रहा है, मोहन भागवत जी ने 2020 में कहा था जी कि हर संसेवक मोहल्ला स्कूल स्थापित करें और वो सरस्वती शिशु मंदिर के तर्ज पर शिक्षा का भारतीयता का आधार दे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चों को पैसा लेके पढ़ाने का काम करें। ये हमने करके दिखाया है। एकल विद्यालय भी हम चला रहे हैं। एकल विद्यालय भी समवैचारिक संगठन है और वह संसेवकों द्वारा ही संचालित है। जी, ये अच्छी बात है। विद्यालय नहीं मैं तो खोलता। ठीक कह रहा हूँ, संघ जिस बात को सोच लेता है वो संघ पूरा कर लेता है। लेकिन सरकार पूछिए जी, 21 राज्यों में सरकार है, कहां पर इनकी सरकारें हैं शिक्षा में, उस पर बताइए। इधर उधर की बात मत करिए। शिक्षा पर सुधार क्यों नहीं हुआ? और 10 साल बाद आज इनकी सरकार जो है चर्चा कर रही है कि शिक्षा में सुधार कर रही है। 9 साल पूरी, 9.5 साल हलवा पूरी खा रहे थे क्या? मॉडल में आपको होश नहीं था कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है क्या? और उस मॉडल के स्कूल को खोलना पड़ेगा अधिक से अधिक। वो सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल है जो आज अच्छे विद्यार्थियों को कंपटीशन में बढ़ा रहे हैं, IAS सेलेक्ट हो रहे हैं, वहां से बहुत अच्छे कुशाग्र बच्चे निकल रहे हैं और उनका आधार भारतीयता का है, उनका चिंतन राष्ट्रीयता का है। ठीक है। और वो अंतर्राष्ट्रीय अखिलेशपति त्रिपाठी जी, आपका मॉडल फेल हो चुका है बता रहे हैं अशोक सिन्हा जी। वो उनको पता चल रहा है कि भारत सरकार की, इनकी सरकार की नीति आयोग जी, इनकी सरकार की सरकारी एजेंसी कह रही है कि पंजाब सरकार 27वें नंबर पे थी, आज 1 नंबर पे आ गई शिक्षा व्यवस्था में। ये तो हम तो नहीं कह रहे हैं, ये हम तो नहीं कह रहे हैं विश्व रैंकिंग में दिल्ली, सुन लीजिए, हम तो ये नहीं कह रहे थे कि जब तक हमारी दिल्ली में सरकार थी, पहले नंबर पर एजुकेशन में हमारी सरकार थी दिल्ली की हर साल। हम तो ये नहीं कह रहे हैं विश्व रैंकिंग में हमारा गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी अंडर 100 में जगह पाया, NSUT ठीक है अंडर 100 में जगह पाया। ठीक है। आज दिल्ली टेक्निकल ठीक है अखिलेश जी, अंडर 100 में पूरे दुनिया में जगह। ठीक है अखिलेश जी, आपने अपने पूरे गिना दिए, अच्छी बात है। 100 में जगह पाया। ठीक है, ठीक अखिलेश जी, आपने पूरा गिना दिया, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी शासित कोई विश्वविद्यालय बता दे। जी जी, किसी प्रदेश पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, बिल्कुल सवाल पूछेंगे। यहाँ पर है मंत्री जी के पास चलते हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं, उनसे पूछे सर आपको क्या लगता है
कि इस देश में तमाम चीजों की बात जवाहरलाल हुई, नेहरू विश्वविद्यालय वन डिस्ट्रिक्ट वन नंबर प्रोडक्ट की बात, संगठन ठीक है। में आता था, उसको अखिलेश त्रिपाठी जी वितरित जरा आगे करने का चलते काम हैं, कर दिया सवाल इनकी पूछ लेते सरकार हैं। जी जी आ रहा हूँ। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप सर आपको क्या लगता है, ओडीओपी की बात हुई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो गई, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो गई, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात कब होगी सर? एक थोड़ी कठिनाई ये है जी कि तमाम जो प्रांत हैं सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में सब जगह लैंग्वेज अलग अलग है। तो आपको उनकी भाषा और बोली के आधार पर ही एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। ना तो आप हिंदी हर जगह लागू कर सकते हैं, ना अंग्रेजी लागू कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जो नई शिक्षा नीति मोदी जी ने लागू किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मातृभाषा है वो जो नहीं बात तो यहाँ पर मातृभाषा की नहीं है, हम लोग दूसरे मामलों में अटक जाते हैं। जी राजीव उपाध्याय जी, आप बताइए भाई, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं देश में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे, पूर्व मंत्री जी, कि हम भिन्न भिन्न राज्यों से भिन्न भिन्न भाषाओं में जुड़े हैं, लेकिन भिन्न भिन्न राज्य और भिन्न भिन्न भाषाओं से जुड़ने के बावजूद सीबीएसई हर जगह एक हाई स्कूल इंटर को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। उसी तरह हम पूरे देश को वन नेशन और वन एजुकेशन में तो पिरो सकते थे। और इस बार 10 बरस बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है शिक्षा की। नहीं, अभी तक तो केवल राम जी रहीम जी, राम जी रहीम जी, किसको गोली मारे किसको घर उजाड़े, यही चल रहा था। तो 10 साल बाद ही सही मूलभूत जो ढांचा है प्रदीप जी, खराब बुनियादी व्यवस्था जो आज तक थी, किसके कारण थी इस पे नहीं जाना था। जाना इस पे था कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, सबसे मूलभूत शिक्षा होती है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, जिसको 1 से 8 तक के बच्चों को। नहीं, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया। चंद्रिका प्रसाद जी से जवाब दे लेते हैं। में जिन बच्चों को 1 से 8 तक का हमने शिक्षा अच्छा दे दिया, तो उस समय के बाद से बच्चा अपने आप होने लगता है, दिखने लगता है। ठीक बात है, आपने वाजिब सवाल उठाया, जवाब दे लेते हैं। देखिए उस संसाधनों की जो कमी, जी जो बुनियादी ढांचा है, संसाधनों की कमी और निम्न सोच, ये तीनों चीजें मिल करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है। जी बजट तो सेकेंडरी है। देखिए बजट क्या है, प्राइवेट स्कूल, पैसा नहीं होगा तो भी बजट खर्च कैसे होगा? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप चीजों को सुधार पाएंगे ना। बिल्कुल R&D पर पैसा नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा नहीं होगा। आज विश्व के विकसित देश कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ईरान जैसा देश मिसाइल से खाली हमला कर रहा है, अमेरिका को भगा दे रहा है। जी बिल्कुल, आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास, 4%, अनिल जी के पास चलते हैं। जी 4% रुपया हमने निकाल दिया और 1.3 खर्च कर रहे हैं, जैसा कि जीडीपी बता रहा है। जी तो आप बताइए, जब इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो कैसे कंपटीशन करेंगे? लेकिन आपके पास भी भरपूर मौका था, आपके पास भी भरपूर मौका था। 4 बार आपने सरकार बनाई यहाँ पर, और बहुमत की सरकार बनाई, 208 विधायक थे आपके पास में, आप उसमें आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए? डॉक्टर BR अम्बेडकर के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल पाए? हम लोग अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पे चल के छत्रपति साहू जी महाराज, रमाबाई अम्बेडकर, न जाने उरई से लेकर के जहां जहां पिछड़े जनपद थे वहां आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर, सब कुछ बनवाने का, यहाँ तक कि बिजली केंद्र हमने बनवाया। अरे सब आदमी ने किया तो बाकी लोगों ने, हर सरकार यही करती है राजू जी, हर सरकार यही दावा करती है कि सब हमने किया, बाकी की सरकारों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी थे, केंद्र में दूसरे की सरकार थी, हमारी दूसरी सरकार थी। नहीं, तो हमको बजट मिलने में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि केंद्र में दूसरी सरकार थी। आपके पास जितने साधन संसाधन थे उतना तो करना चाहिए था ना। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सर आप ठीक है, सबसे अच्छा स्कूल बनाए, जी कोई जगह नहीं है, नहीं बनाए होंगे आप, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी को 10वें साल में याद आई, ये बड़ी विडंबना है। ठीक है सर, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सर एक बढ़िया बात इन्होंने कही कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और नीट का एग्जाम जब पूरे देश में एक स्तर से हो सकता है तो हम वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता है? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो सकती है? ऐसा है कि प्राथमिक शिक्षा राज्य का विषय है
जी। और राज्य ही इसमें निर्णय करते हैं। अरे सर 21 और राज्यों में जैसा कि सरकार है आपने आपकी कहा इस समय। कि वन नेशन। सर जी। 21 राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। जी 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 जी। और वन नेशन वन एजुकेशन में बढ़ने के लिए सबकी सहमति चाहिए। अरे आपके पास पूरी बहुमत है सर, आप चाहेंगे तो संविधान में भी संशोधन कर लेंगे। एक मिनट में बात कह दूं। जी जी, जैसे हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन शेष पार्टियां समर्थन नहीं कर रही, उसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। सर इसी प्रकार से सारी 30 राज्यों में से 21 राज्य, 2/3 आपके पास है, 2/3 राज्य आपके पास में है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और बहुमत की सरकार है इस समय। जी नहीं ठीक है, विचार अच्छा है और सरकार तमाम चीजों को वन नेशन की ओर ले जा रही है, इधर ही विचार करेगी। लेकिन फिलहाल बिना सबकी सहमति के, चूंकि लोकतंत्र है, विभिन्न भाषा भाषी प्रांत हैं, सब में अलग अलग राजनीतिक दल कई राज्यों में राज्य कर रहे हैं, उनकी सरकारें हैं, तो सबकी सहमति बहुत आवश्यक होती है जी। और राजनीति में आप जानते हैं कि हर दल अपनी बात कहता है, दूसरे की आलोचना करता है, स्वाभाविक रूप से तो सहमति बनाई जाएगी। एक अच्छा विचार है, लेकिन अभी आज की तारीख ये आपने अच्छी बात कही कि ये अच्छा विचार है, कम से कम ये विचार तो आगे आ रहे हैं। अनिल विश्वकर्मा जी, आपने कहा था कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जब नीट हो सकती है, बाकी के एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, क्या करना चाहिए? सर सबसे जरूरी चीज है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जैसे अन्य मदों में हम भरपूर खर्च करते हैं, उसी तरह से अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हमें एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। जब तक हमारी इच्छा शक्ति वोट बैंक को लेकर, जिस तरह राजनीतिक पार्टियां जितनी सतर्क सावधान रहती हैं, अगर उतनी ही एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के रहें तो संभव हो सकता है जी। लगातार शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही, अगर 10-10 साल 8-8 साल शिक्षकों की भर्तियां नहीं होंगी तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? अरे वो ये लगातार राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय मैंने आपको फिर कहा, जरा हम बड़े फलक पर सोचते हैं ना, शिक्षक रखे जा रहे, संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। ये बात आपकी जेनविन है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं। अब आप समय कम बचा लीजिए, आपके पास दोबारा से आएंगे जी। अशोक सिन्हा जी आपके पास चलते हैं। अशोक जी, आपके पास में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और मेरा ये मानना है कि अगर आपका संगठन चाह ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या वन नेशन वन एजुकेशन इस देश में होना चाहिए और इसके लिए क्या आप कोई प्रयास करेंगे? मैं राजीव जी से सहमत नहीं हूं। इनका कहना है कि 10 साल बाद हमको याद आया है, 14 में सरकार आई है, आते ही सरकार ने शिक्षा पे ध्यान दिया, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, नई शिक्षा नीति 20 में लागू कर दी। 6 साल के अंतर्गत शिक्षा नई लागू हो गई और वो अशोक जी मेरे पास समय का अभाव है, लागू है। अशोक जी मेरे पास समय का अभाव है, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि वन नेशन, क्या संघ वन नेशन वन एजुकेशन पर बात सोचेगा? क्या वो उसको आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल सहमत है आपकी राय से। यह राष्ट्र एक है, एक शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए और उसी आधार पर ये नया शिक्षा नीति लागू हुई है। इसमें केवल प्राइमरी स्तर पर आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करनी होगी, सेकेंडरी और उसके बाद जो इंटरमीडिएट और उसके बाद जो ऊपर एजुकेशन है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही चल रहा है। और ये जो कह रहे हैं लोग, बवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं शिक्षा पे काम नहीं हुआ है, आते ही सरकार ने शिक्षा नीति पे काम किया और 20 में लागू कर दिया। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने माना कि हाँ वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है। माफ करिएगा अखिलेश जी, हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, फिर सब इस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीजें हो जाती हैं, एजुकेशन पर जोर क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छी बात यह है कि योगी जी ने जब सत्ता संभाली थी, कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश की, तभी उन्होंने एजुकेशन पर, मुझे याद है सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एजुकेशन पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। और उसके बाद एक बार फिर से उनका कहना है कि जब हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा और हम विश्व की दौड़ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठा कि ये आखिर कब होगा? विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष आरोप लगाता है विपक्ष पर, और इसी आरोप प्रत्यारोप में देश यूं ही आगे बढ़ता जाता है। हम अभी भी शिक्षा के मामले में विश्व में 60वें नंबर पर खड़े हैं। हम
शिक्षा के मामले में विश्व में तीसरे, चौथे और पांचवें या शुरुआत के 10 नंबर पर काम आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही मुद्दे की बात है। तो बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में इतना ही, और बाकी अच्छी ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।